नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रदीप पंटाल। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल या बदहाल, इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक जसबीर मलोर मौजूद हैं। कांग्रेस नेता हैं, इनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि बीजेपी के जो 9 साल रहे हैं वो कैसे रहे हैं। जसबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद। बीजेपी के 9 साल को आप कैसे आंकते हैं? क्या कुछ उपलब्धियां रही और क्या कुछ कमियां रही? बीजेपी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसका गुणगान करने के लिए कल करनाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल में आयोजन कार्यक्रम का इन्होंने किया था कि उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या कह सकता हूं कि इन्होंने प्रदेश की जनता उस प्रोग्राम में आने की बजाय सरकारी अधिकारियों के थ्रू वो कार्यक्रम इनको कराना पड़ा। हरियाणा रोडवेज की सभी बसें हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर पटवार खाने में भेज करके लोगों को धक्के से बुलाना पड़ा ताकि लोग अपने कामों के दबाव में किसी पंचायत सेक्रेटरी के कहने से, किसी पटवारी के कहने से आ सकें। इस तरह का जो कार्यक्रम अगर सरकार को कराने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा कि इससे बदहाल सरकार, इससे बेकार सरकार प्रदेश में कभी आ नहीं सकती। और इस सरकार का जो लोगों के विभाग में इसका काम की रूपरेखा है वो 0% है। सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जसवीर जी, अमित शाह पर जूता भी वहां फेंका गया। एक विकलांग व्यक्ति थे, दिव्यांग थे, उन्होंने जूता फेंक दिया वहां पर। जो लोगों को एक परिवार पहचान पत्र के नाम से या प्रॉपर्टी आईडी के नाम से या दूसरी सुविधाएं देने के नाम से जो ये पोर्टल बनाए हुए हैं, ये पोर्टल लोगों की परेशानी का सबब बन चुके हैं। आज एक जूता फेंकने वाला एक अकेला व्यक्ति नहीं है, इस तरह के आज लाखों व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में दुखी और परेशान मौजूदा सरकार से हैं। क्योंकि इस पोर्टल की सरकार ने पूरे प्रदेश को परेशान कर दिया। चाहे इसमें किसान वर्ग ले लीजिए, किसान वर्ग अपनी फसल बोने से लेकर के काटने तक, इन्होंने जब फसल बोएंगे तो कहेंगे जी पोर्टल पे इसको दर्ज कराओ, जब बेचने का टाइम आएगा फिर कहेंगे दर्ज कराओ। लेकिन किसान दर्ज कराने के बावजूद भी जब बेचने जाता है वो कहते हैं जी मिसमैच है, हमारे रिकॉर्ड में तो है नहीं। इस तरह से आम आदमी को परेशान करने का काम भाजपा की सरकार ने करने का काम किया। और उसी का उदाहरण था कि कल जो जूता फेंकने का काम एक रविंदर नाम के जो नड़वी गाँव का शाहबाद विधानसभा का था, वो बेचारा विकलांग व्यक्ति है, 2 साल से उसकी पेंशन काट दी परिवार पहचान पत्र के नाम से। क्योंकि जब लोग दर्ज कराने जाते हैं किसी महिला को ये दिखा दिया जाता है कि ये तो सरकारी अधिकारी है, किसी बच्चे की इनकम दिखा दी जाती है, किसी व्यक्ति ने लोन लेकर के अगर उसके अकाउंट में पैसा आता है तो उसकी इनकम दिखा दी जाती है। उसके नाम के पर लोगों की सुविधाएं काटने का काम भाजपा की सरकार ने करने का काम साहब, किया। परिवार पहचान पत्र पर तो काफ़ी गर्व करते हैं खट्टर साहब। वो कहते हैं कि अपने आप जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, अपने आप पेंशन लग रही है बिना फार्म भरे, बीपीएल अपने आप बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड अपने आप बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग, चाहे किसान है, चाहे कोई जिसका राशन कार्ड बनता था, राशन लेने जब वो डिपो में जाता था कोई किस तरह की कंप्लेंट किसी की नहीं आती थी। जो राशन कार्ड हरियाणा सरकार द्वारा उनको सत्यापित किया जाता था, जो उसमें रिकॉर्ड में राशन कार्ड है उसमें फैमिली के मेंबर लिखे जाते थे, वो मैनुअल काम था। लेकिन आज जो डिजिटल का के नाम से ऊपर इन्होंने परेशान करने का काम किया, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें इतनी त्रुटियाँ हैं कि जब लोग CSC सेंटर में जाते हैं उनसे 150 रुपये लेकर के पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन वो त्रुटियाँ सालों साल लोग परेशान होते रहते हैं। किसी को सपोज करो अपना घर बेचना है, किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, कोई प्लॉट बेचना है। अगर लोग नगर निगम में अपनी प्रॉपर्टी आईडी चेक करने जाएं, उसमें किसी का प्लॉट बड़ा दिखा दिया है, किसी की घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कम ज़्यादा दिखाई हुई है। तो इस तरह की त्रुटियाँ जब ठीक कराने जाते हैं या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो लोगों को महीनों महीने चक्कर काटना पड़ता है। और लोगों की परेशानी आज जो सबसे ज़्यादा लेकर के है जो डिजिटल जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी का है
और परिवार पहचान पत्र जो लागू किया है, सबसे ज़्यादा परेशानी आज हरियाणा प्रदेश में इसी को लेकर के है। लोग सब युवा वर्ग को इन 9 साल में क्या मिला? सरकार तो पीठ थपथपाती है कि बिना पर्ची खर्ची खत्म बंद कर दी है हमने, जो हुड्डा साहब के समय पर्ची खर्ची या पहले की सरकारों में चलती थी। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है और नौकरियां कह रहे हैं हमने बिना सिफारिश के नौकरियां दे दी हमने। इसमें प्रदीप जी मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश का जो नौजवान है, जब भी पूर्व की सरकारें थी उनको एक उम्मीद होती थी कि सरकार आएगी और योग्यता के आधार के ऊपर हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि इस 9 साल में जितने भी सरकार की भर्तियां आई, जो पेपर इन्होंने लिए, सबसे ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुई। उसका एक कारण ये है कि ये सरकारी भर्तियां करना ही नहीं चाहते। लोगों को, जो नौजवान साथी है, उनको बहकाया जा रहा है। सरकारी नौकरी के नाम के ऊपर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। बेचारे 200-200 किलोमीटर से पेपर देने आते हैं और पता चलता है जी ये तो फलाने सेंटर में पेपर लीक हो गया, सारा पेपर कैंसिल है। आज उसी को लेकर के हरियाणा प्रदेश का युवा इतना सरकार से भयभीत है कि इस सरकार में कोई रोज़गार हमें मिलने वाला नहीं है। इस सरकार से बेउम्मीद लोग हो चुके हैं नौजवान साथी, और वो अपनी, चाहे उसको अपना घर बेचना पड़े, चाहे उसको ज़मीन बेचनी पड़े, आज हरियाणा प्रदेश का युवा विदेश की तरफ मुँह किए हुए है। विदेशों में जा कर के जब दूसरे देश में एंट्री कर जाता है तो लोग इस तरह यहाँ पटाखे बजाते हैं जैसे दिवाली पटाखे बजाते हूँ कि इस देश से, इस प्रदेश से हमारा पीछा छूट गया। इस तरह का आज भाजपा की जो छवि है हरियाणा प्रदेश के युवा में बनी हुई है। और इससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का भाजपा की सरकार में क्या दूं, यूपीएससी का जो चंडीगढ़ में पंचकुला में ऑफिस है, वहाँ उनका सेक्रेटरी मिस्टर नागर 3 करोड़ रुपए कैश रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्योंकि ये सरकार है ही भ्रष्टाचार की सरकार है और अपने लोगों को ये पहले पेपर बता देती है और उससे जब पेपर लीक हो जाता है तो सारे युवाओं के साथ एक ऐसा धोखा होता है जो लोग इसको इतना बड़ा धोखा मानते हैं कि प्रदेश की सरकार से नाउम्मीद ही लोग। HPSC और SSC की बात हम करें तो काफ़ी सवालों के घेरे में रहे हैं और एक बात रहती कि या तो पेपर लीक हो गया या मामला कोर्ट में है, तो शायद एक बढ़िया बहाना है कि भर्ती सिरा ना चढ़े, कारण इसका है। लेकिन एक बड़ी बात आपने उठाई कि यहाँ पटाखे फूटते हैं। पहले पटाखे फूटते थे, पता चलता किसी गांव में किसी की शादी है, अब पटाखे फूटते हैं तो ये बात होती है कि किसी का लड़का विदेश पहुंच गया है। तो डोंकी में जो 40-50 लाख लगा कर जा रहे हैं या दूसरे तरीके से जा रहे हैं, क्या विश्वास युवाओं का उठ चुका है? एक बात सुनने में आती कि इंडिया में तो कुछ रखा नहीं है। प्रदीप जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, पिछले 30 साल से राजनीति में एक्टिव हैं। हम लोगों के सुख दुख में पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश का युवा आज सबसे ज़्यादा भयभीत है, तो लोग हमें गाँव के बताते हैं कि भाजपा की सरकार में कोई पैसे दिए काम नहीं होता, बहुत भ्रष्टाचार है। और ये जो पटाखे फोड़ने वाली बात आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं तो ये देख रहा हूँ, जो रेसो गांव में पहले शादियाँ होती थी, हमारे पास 9-9, 10-10 शादियाँ हर रोज़ हमें अटेंड करनी पड़ती थी। लेकिन अब महीने में 3 और 4 शादियाँ बड़ी मुश्किल से हम भी देखते हैं, कोई कार्ड हमारे पास आए और हम लोगों से रूबरू होए चले जाएं। मतलब युवा हरियाणा प्रदेश का इस तरह से यहाँ से निकलने के लिए तत्पर है कि प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से पीछा छुड़ाया जा सके और यहाँ आने वाले समय में युवा हमारा देखने को नहीं मिलेगा। ये हालात आज बनते जा रहे हैं। जी, जो अपना दुष्यंत चौटाला है उप मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे 75% आरक्षण युवाओं को हमने दिया, तो उससे कोई लग रहा है कोई नौकरी मिली है किसी को? कोई, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ कहने की बात है। जो दुष्यंत चौटाला है वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, चाहे रेवेन्यू है, चाहे एक्साइज है, चाहे कोई दूसरे डिपार्टमेंट है, वो दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो उन्होंने 75% प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में
युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, आज कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट उनकी पॉलिसी आज तक नहीं है। वो तो सिर्फ भाजपा के साथ जो उन्होंने समझौता किया था वो एक लूट का समझौता था, और आज सिद्ध हो गया है उसके डिपार्टमेंट में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और जितने भी भ्रष्टाचार के जो केस हैं, आज जजपा की सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार उन्हें फैलाया हुआ है, सबसे पहले आने वाले समय में जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उनकी इंक्वायरी सबसे पहले जजपा के नेताओं की जाए। सर, जेजेपी को छोड़ कर क्यों जा रहे हैं आजकल? पूर्व विधायक भी छोड़ के जा रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, क्या भविष्य नहीं कुछ जेजेपी? मैं प्रदीप जी अकेले जेजेपी की बात नहीं करता। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से चौधरी उदयभान जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी लीडर पोजीशन, और हरियाणा प्रदेश में जो उनकी मूवमेंट पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं, हमारे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा जी जो लगातार कम से कम 1000 किलोमीटर तय कर करके रात को सोते हैं, और जजपा ही नहीं प्रदेश के हर वर्ग के, हर पार्टी के जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, जो नेतागण हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये मैं कहूँगा कि लगभग 35 से ज़्यादा एक्स मिनिस्टर, एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स एमपी आज शामिल हो चुके हैं, और हजारों की संख्या में सरपंच, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर दिल्ली कोठी में जा करके शामिल हो रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, ये बताइए, अगर हम बात करें शिक्षा की या स्वास्थ्य की, गृह मंत्री हमारे हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं, तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में कोई सुधार हुआ है 9 सालों में? प्रदीप जी, जहाँ तक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात है, जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल बनवा दिया, मैं यहाँ को दूसरे डिपार्टमेंट लेके आऊँगा, लेकिन जो काम हमारे पिछले दिनों चले हुए थे स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल में, चाहे अम्बाला शहर के 100 बेडरूम का, इसका 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात थी, अगर ये देखा जाए कि आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों टीबी हॉस्पिटल का शिलान्यास करने तो आ गए, लेकिन जो पहले काम अधूरे पड़े हैं उनका कोई आज तक नाम निशान पता नहीं है कि किस स्थिति में है, कब सिरे चढ़ेंगे, कब वो बन पाएंगे। लेकिन आज जो डेंगू है एक बहुत गलत रूप धारण कर चुका है। आज डेंगू की बीमारी अम्बाड़ा में बड़ी स्पीड से फैल रही है, 500 से ज़्यादा मरीज़ डेंगू के अम्बाड़ा में आ चुके हैं, और यहाँ तक कि एक सरकारी कर्मचारी जो सिक्योरिटी गार्ड था सिविल हॉस्पिटल में, वो अभी कल ही शायद 1 नवंबर को ही उसकी डेंगू से डेथ हुई है, और उससे पहले 3-4 डेथ डेंगू से पहले हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि डेंगू से उसकी डेथ हुई है। लेकिन परिवार वाले उनके कह रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि डेंगू उनको हुआ है, लेकिन सरकार डेंगू की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जो बीमारियाँ फैलूंगी तो ध्यान नहीं दे रही। कि दिए तले अंधेरा है। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी कह रहा हूँ, दिए तले अंधेरा हो रहा है, कोई यहाँ फोगिंग नहीं हो रही। जो मशीनें शहर में मच्छरों की जो दवा वो फोगिंग कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी हैं, उनको तो कौवा लेके उड़ जाए। हमने पहली बार देखी है मशीनें, यानी पहले आती थी, आराम से फोगिंग करते थे, पता चलता था कि यहाँ कोई धुआं हो रहा है या मच्छर, यहाँ तो यहाँ साथ निकल जाए, 2 मिनट बाद आप कह नहीं सकते यहाँ फोगिंग हो रही है। अच्छा, मतलब सब किसानी की अगर बात करें, एक बड़ा किसान आंदोलन देखने को मिला, लगातार धरने प्रदर्शन जितने इस टर्म में हुए शायद कभी हुए हों। क्या लगता है किसानों की आमदनी दुगनी हुई, जो वायदा इन्होंने किया था? और खट्टर साहब दावा करते हैं कि एमएसपी सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीद रहे हैं, दुष्यंत चौटाला भी ये बात कहते हैं, कांग्रेस सरकार भी कहीं और प्रदेश में नहीं कर रही। प्रदीप जी, पिछले 9 साल में जो भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ वायदा किया था
कि आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन जितना परेशान किसान भाजपा की सरकार में पिछले 9 साल में हुआ, आज तक किसान वर्ग को कोई परेशानी नहीं आई। हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब भी किसान की फसल खेत में कटती थी, ट्राली भर करके अनाज मंडी में आते थे, तो उसी टाइम शाम को अपनी तुलवा करके बेच करके एमएसपी लेकर के किसान शाम को अपने घर आराम से सोता था। लेकिन आज जो किसान है, किसान फसल बोने से लेकर के, मैंने पहले भी आपको बताया, काटने तक इन पोर्टलों ने उलझाया हुआ है। और किसान की फसल जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, जो फ्लड आया, कितना नुकसान किसान का हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, कोई सर्वे नहीं कराया गया, कोई आज तक किसान की फसल का मुआवजा नहीं दिया गया। और किसान को जहाँ तक एमएसपी की बात करते हैं, आज एमएसपी तो क्या, किसान की फसल के ऊपर 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से सरकार कट लगा रही है। कभी कहती है इसमें मोक्सर है, ये गिल्ली है। और सबसे बड़ी बात, पिछले हफ्ते की बात है, मेरी सेक्रेटरी हमारी कमेटी से बात हुई, बोली नहीं हो रही थी, कह रहे 2 दिन से हमारा पोर्टल बंद पड़ा है। किसान अपनी फसल लेकर के मंडी में गिर रहा है, इनका पोर्टल बंद पड़ा है। ऊपर से बीच में बरसात होगी, इन बिटवीन रात को बरसात हुई और किसान की फसल बर्बाद, मंडी में जो रुड़ती फिरी है, तो उसको भी कहते हैं जी ये तो नर्म है। उस फॉल्ट किसका है? सरकार का फॉल्ट है। किसान अनाज मंडी में ला सकता है काट करके, लेकिन अगर नहीं बिकेगी, पोर्टल की वजह से ख़राब है, तो वो सारा फॉल्ट सरकार का है। और सरकार को किसान की फसल का मुआवजा देना चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसान इस देश का अन्न का भंडार भरता है, इस देश के करोड़ों लोगों को पेट भरने का काम किसान करता है। और किसान तो मैं कहूँगा कि जब किसान को फसल बोनी होती है, यूरिया नहीं मिलता, कहीं डीएपी नहीं मिलता। जब वो दुकान पे जाता है, सरकारी एजेंसियां इसको गरीबों के पास जाता है, तो खाद के साथ दवाइयाँ साथ में कहेंगे दवाई लोगे तो आपको खाद मिलेगा, अदरवाइज आपको खाद नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रेशर जो किसान के दिमाग में बनाया हुआ है, उसी कारण है किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। जी गौरव साहब, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अब क्या लग रहा है, बीजेपी की हैट्रिक हो पाएगी? और नायब सिंह सैनी को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, क्या लग रहा है, बूम बीजेपी में आएगा? क्या तीसरी बार भी हैट्रिक बीजेपी लगा पाएगी हरियाणा में? मैं ये कहूँगा प्रदीप जी, हैट्रिक की बात जो आपने की है, क्योंकि नायब सैनी का जो अध्यक्ष इन्होंने बनाया है, ये टोटल फेलियर अध्यक्ष है। क्योंकि पहले नैनगढ़ के लोगों ने विधानसभा के चुनाव में हरा करके भेजा, उसके बाद जिला परिषद में इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, चौथे नंबर पे आई और उनकी जमानत जब्त कराने का काम नैनगढ़ के लोगों ने करने का काम किया। और जहाँ तक सरकार की बात है, इस सरकार में किसान से लेकर के, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं, चाहे नंबरदार हैं, इन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया। जब भी कोई वर्ग अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है, डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है या दूसरे अधिकारियों के पास जाता है, तो सरकार पुलिस को आगे करके डंडे बरसाने का काम हर वर्ग के ऊपर कर रही है। और मैं ये कहूँगा कि जो 9 साल में, मैं अपने शहर की भी थोड़ी बात कर लूँ, जितने प्रोजेक्ट आज अधूरे पड़े हैं, आप अनाज मंडी के ऊपर ओवरब्रिज जो लगभग 2016-17 में बनना शुरू हुआ था, आज अधूरा ऐसे का ऐसा खड़ा है। नौरंगराय तालाब जब उसका टेंडर हुआ था 2017 में, 11 करोड़ था, अब 3 या 4 गुना ज़्यादा बढ़ा करके दोबारा सरकार के पास भेजा है, वो भी इनका प्रोजेक्ट सारा आज तक अधूरा पड़ा है। महावीर पार्क जो अम्बाड़ा का एक बहुत सुंदर जगह होती थी, लोग बस स्टैंड के सामने बैठ करके बड़ा आनंद लेते थे, आज वो प्रोजेक्ट बजट की वजह से जो एक बार स्टार्ट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन वो भी आज अधूरा पड़ा है। और ये जो बस स्टैंड सुषमा स्वराज के नाम से
सरकार ने बनाया है, ये भी आज इसकी पार्किंग बात ले लो, ये भी आज अधूरे का अधूरा हमारा सिविल हॉस्पिटल बड़ा है, सिविल हॉस्पिटल भी है। सिविल हॉस्पिटल भी आपका मैं पहले जिक्र किया है कि 100 बेड का इन्होंने कहते हैं मंजूर कर दिया, उस पर भी कोई का आज तक नहीं लगा है। मेरा कहने का भाव ये है कि पूरा ग्रामीण इलाका जो सड़कें फ्लड ने इतनी बरसात ने तोड़ी थी, 6 महीने होने को आ रहे हैं, कहीं भी इन्होंने एक उसकी टाकी लगाने की बात नहीं करी, उसे रिपेयर कराने का काम भी इन्होंने नहीं किया है। और 9 साल जो खराब इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता किए हैं, लोग आने वाले समय में इनसे बदल लेंगे और प्रदेश की जनता मल्होर साहब भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। जी, शॉर्ट में एक जवाब चाहूँगा, कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी इस बार? मैं कहूँगा कि भाजपा की जो कार्यशैली है, भाजपा का जो रवैया लोगों के प्रति है, भाजपा का जो वे ऑफ टॉकिंग कर्मचारियों के प्रति है, जो बदतमीजी गृह मंत्री जी और अनिल विज जी जिस तरह से उनके बोलने का नज़रिया है, पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज ये मन में बात लगाए बैठा है कि कब चुनाव आए और भाजपा को सत्ता से बाहर करें। ये डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि इनके मंत्री और मुख्यमंत्री भी, क्योंकि पिछली जो सरकार थी 5 साल की, उसमें सिर्फ इनके 3 मुख्यमंत्री और 2 मंत्री जीते थे, लेकिन जब ये चुनाव आएगा इनका टोटल सफाया होगा और डबल डिजिट भी ये पार नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे पूर्व विधायक जसबीर मल्होर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डबल डिजिट में भी सरकार या बीजेपी इस बार नहीं छू पाएगी। आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी के 9 साल बेमिसाल या बदहाल, कितने नंबर आप 10 में से देते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।